नमस्कार साथियों। आज आपके सामने लाइव मुखातिब हुई हूँ। उसका कारण आप सबको पता है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, स्पीक अप फॉर जॉब्स, रोजगार दो योजना, इस मुहिम का हिस्सा बनने, इसको समर्थन देने के लिए आपके सामने आई हूँ। व्यवधान के लिए माफ़ी चाहूँगी। ये जो मुद्दा है साथियों, ये जो इशू है आज का, ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है। उसका कारण ये है कि जब भी फेसबुक खोला, ट्विटर खोला, इंस्टाग्राम खोला, कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम मैंने खोला, तो हमेशा युवाओं के एक प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया, अंदर तक कचोट दिया। हमेशा युवा ये सवाल करता रहा कि मैम हमारी आवाज़ कब उठाओगे, हम बेरोज़गारों की आवाज़ कब उठाओगे, 2016 से PCS परीक्षाएं नहीं हुई, हमारे लिए कब बोलोगे। और सच मानिए साथियों, वो सवाल चुभते थे, वो सवाल ऐसे थे जिनका कोई जवाब हमारे पास नहीं था, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी है और जो राज्य में सरकार बैठी है, उसने सबकी आवाज़ें अनसुना कर रखा है। आज मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आई हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे, जो केंद्र को और राज्य सरकार को पूरी तरह से बेपर्दा और बेनकाब कर देंगे। यकीन मानिए साथियों, मैं आज आपकी आवाज़ उठाने आई हूं। आपने बार बार मुझसे सवाल किया कि हमारी बात कब करेंगे मैम। मैं आज हर बात उठाऊंगी, किसी की बात नहीं छोड़ूंगी। सिलसिलेवार ये फेसबुक लाइव लंबा चलने वाला है साथियों। सिलसिलेवार हर जॉब की बात होगी, हर विभाग की बात होगी, हर इम्तिहान की बात होगी। उसके आंकड़े आपके सामने रखूंगी और आप चौंक जाएंगे आंकड़े सुनकर। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि मेरी इस आवाज़ को सही कानों तक आप पहुंचाएं। इस आवाज़ को जहां मैं, अगर कोई भाजपाई मेरा वीडियो देख रहा है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी साथियों। ये मेरा दावा है। अपनी सरकारों की हकीकत जानने के बाद, इतनी नंगी हकीकत है इनकी सरकारों की, कि वो हकीकत जानने के बाद इनकी नज़रें शर्म से डूब जाएंगी, शर्म से झुक जाएंगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस आवाज़ को अब इतनी दूर तक जाना चाहिए। जो आंकड़े मैं लेकर आज बैठी हूँ साथियों, ये आंकड़े सब आपके आंकड़े हैं, ये मुद्दे सब आपके मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा या नारा नहीं है साथियों, ये वो कड़वा सच है, वो कड़वी हकीकत है हमारे युवा साथियों की। करोड़ों करोड़ देश के जो युवा साथी हैं, उनकी ये वो हकीकत है जो उनको रोज झेलने के लिए मजबूर किया जाता है। उस कड़वे घूंट को पीने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। मित्रों, अभी तो ये लड़ाई सोशल मीडिया पर है, आप तैयार रहिए। ये लड़ाई सड़कों पर भी लड़नी पड़ सकती है, ये लड़ाई हमको हल्ला बोल करके भी लड़नी पड़ सकती है। उसके लिए भी बाहें अभी से चढ़ा लीजिए, क्योंकि इतनी आसान ये लड़ाई नहीं होने वाली है। जो आंकड़े मेरे पास हैं साथियों, वो डरावने हैं, वो इतने डरावने हैं कि सीधे सीधे मैं, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर मैं ये कहूँगी कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ किया है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रही हूँ साथियों, लात मारी है उनके भविष्य को। 2017-18 के आंकड़े मेरे पास हैं साथियों। कोरोना तो अब आया है, हमारा बेरोजगार युवा कोरोना से बच भी गया तो क्या, रोज बेरोजगारी उसको तिल तिल कर कर जो मार रही है, उसका क्या, उसकी जवाबदेही किसकी होगी।
जो मानसिक अवसाद से हमारा युवा घिर रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जो हताशा, जो निराशा पसर गई है चारों तरफ, जो युवा भटक रहा है हमारा, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपसे अर्थव्यवस्था नहीं समझ रही, आप युवा को क्या संभालेंगे? और युवा तो हमारे देश का भविष्य है साथियों। कहा जाता है कि जो युवा शक्ति होती है वो देश का भविष्य होता है। अब इस वक्त तो युवा अपना भविष्य नहीं संवार पा रहा है, वो देश का भविष्य क्या संवारेगा? वो आज खुद दुविधा में है कि वो किस ओर जाए, वो कहाँ जाए जहां उसकी सुनवाई हो। इतने ईमेल्स, इतने मैसेजेस मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पर लगातार महीनों से युवाओं की, मैडम नौकरी दिलवा दो, मैडम कोई काम दिलवा दो। और आप सब वाकिफ़ होंगे साथियों, मेरी भी अपनी एक सीमाएं हैं। ना सरकार मेरी है और ना इतने संसाधन की नौकरी किसी को दिलवा पाए। आज के ज़माने में सब कुछ एक बार को भगवान मिल सकता है, नौकरी नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं साथियों आंकड़ों की, तथ्यों की। जब जेईई नीट के एग्जाम्स करवाने थे केंद्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते, तो लॉजिक या तर्क ये दिया गया कि छात्रों का 1 साल खराब हो जाएगा। हम वो 1 साल खराब नहीं होने देना चाहते। पर मैं पूछना चाहती हूँ इन सरकारों से, उनका क्या जिनके 3-3, 4-4 साल आपने खराब कर दिए? उनका क्या जिन्होंने परीक्षाएं दी लेकिन आज तक नतीजे नहीं आए? उनका क्या जिन्होंने फॉर्म तो भरे लेकिन आज तक परीक्षाएं नहीं हो पाई? हम उनकी बात करेंगे साथियों आज। हम उनकी बात करेंगे जिनकी नियति में सिर्फ इंतजार है और कुछ नहीं। वो इंतजार ही कर रहे हैं बस। कुछ लोग नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग परीक्षाएं होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग विज्ञप्तियां निकलने का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञापन निकलने का इंतजार कर रहे हैं, और सब तरफ युवा सिर्फ इंतजार कर रहा है और कुछ नहीं। आप सोच सकते हैं साथियों कि क्या बीतती होगी उस बेटे पर जब शाम को वो घर जाता है और उसकी माँ की आंखों में हर रोज एक सवाल तैर रहा होता है उसके लिए कि बेटा कोई काम मिला, बेटा नौकरी मिली। कितना हताश, कितना निराश वो बेटा होता होगा जिसके पास अपनी माँ के कोई जवाब नहीं है, उसके सवालों के कोई जवाब नहीं है। रोज वो अपनी माँ की मायूस आंखें देखता है, उसमें तैरते उस सवाल को देखता है कि कोई आमदनी हुई। और ऐसा एक बेटा नहीं है, मोदी जी, योगी जी या त्रिवेंद्र बाबू क्या जाने, ऐसा एक बेटा नहीं है देश के अंदर। करोड़ों ऐसे बेटे हैं जो रोज तिल तिल करके मरते हैं जब अपनी माँ की आंखों में उस सवाल को देखते हैं। माँ पूछ रही होती है अप्रत्यक्ष रूप से कि बेटा कोई जुगाड़ हुआ, कहीं नौकरी मिली? खत्म कर दिया इस देश को। सारी सरकारी नौकरियां आप बंद कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, पीएसयूज को एक एक करके बेच रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का आपने एक सिलसिला सा शुरू कर दिया है, नौकरियों में कटौती आप कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं साथियों केंद्र सरकार के, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां, उस पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। एसएससी जो एग्जाम होता है केंद्र सरकार का साथियों, वो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाएं होती हैं। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अंतर्गत 3 इम्तिहान आते हैं। एक है सीजीएल, एक है एमटीएस और एक है सीएचएसएल। सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीएचएसएल का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अब इन तीनों इम्तिहान के जरिए केंद्र सरकार रिक्रूट करती है लोगों को, मेरिट लिस्ट बनती है और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरियां दी जाती हैं। वो चाहे चपरासी की नौकरी हो, फिर चाहे वो पीए की नौकरी हो। ये सारे इम्तिहानों के तहत एक बहुत भारी भर्ती
की जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ साथियों, मई 2018 में CGL का नोटिफिकेशन जारी होता है। नतीजा मई 2019 को आना था, लेकिन आज तक नहीं आया। 2020 के अंत में हम चल रहे हैं, 2021 आने वाला है। छात्रों का जिन्होंने इसके लिए अपेयर किया 2018 में, कोरोना तो अब आया साथियों, 2020 मार्च में कोरोना आया। मैं 2018 के तथ्य आपके सामने रख रही हूँ। 2018 मई में जो इम्तिहान होते हैं उसके नतीजे आज दिन तक भी नहीं आते हैं। वो जो बच्चे जिन्होंने इन इम्तिहानों के लिए अपेयर किया, उन बच्चों की क्या गलती है? आज अगर 2021 तक भी इनके नतीजे नहीं आते, अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, तो उनके 4 साल खराब हो जाएंगे जीवन के। CGL में साथियों 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे। MTS में 96,000 छात्र अभी भी नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। NTPC में वैकेंसी निकाली गई, पोस्ट निकाली गई 35,208। 1,26,00,000 ने फॉर्म भरे, लेकिन आज तक आवेदनकर्ता 1,26,00,000 थे इन 35,208 नौकरियों के लिए NTPC की। आज तक नतीजे नहीं निकले साथियों। फिर भारतीय रेलवे का फरवरी 2019 को एक विज्ञापन छपता है जिसमें लिखा होता है नौकरियां ही नौकरियां। भारतीय रेलवे के अंतर्गत नौकरियां ही नौकरियां। एक युवा के अंदर आस जगती है साथियों। फरवरी में विज्ञापन छपता है, जून और सितंबर में परीक्षाएं होनी थी जो आज तक नहीं हुई। क्यों? क्या कोरोना काल चल रहा था जून और सितंबर 2019 में? फिर रेलवे ने ग्रुप डी की साथियों 1,03,780 पदों पर वैकेंसी निकाली। 1,15,00,000 आवेदन आए। 2019 में परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन नहीं हो पाई। कारण जानते हैं? कारण है भाषण, जुमले, इकलौते काम, छात्र बेरोजगार हैं परेशान। कारण ये है कि संवेदनहीन सरकारें उस दर्द को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते जो आज का युवा कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं। ये आंकड़े जो मैंने आपको केंद्र सरकार के बताए साथियों, 2,40,00,000 लोग आवेदन कर चुके हैं SSC के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। 2,40,00,000 नतीजे आज तक नहीं निकले। सारे परिणाम ठंडे बस्ते में हैं। कोई भर्तियां कहीं नहीं हो रही, न रेलवे के ग्रुप डी में, न NTPC में, न CGL में, न MTS में। मैंने 2 भागों में इस फेसबुक लाइव को बांटा था। एक था केंद्र सरकार को बेनकाब करना, और दूसरा उत्तराखंड तो जिंदाबाद है ही। जब तक हमारे त्रिवेंद्र रावत जी हैं मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड तो हर विभाग में जिंदाबाद है। वैसे ही ये बेरोजगारी में भी जिंदाबाद है साथियों। मैं अब जरा उत्तराखंड पर प्रकाश डालूं अगर, तो आपको बताना चाहती हूँ साथियों, 40,000 के करीब हमारे पास प्रशिक्षित BTC BEd शिक्षक हैं। और आप यकीन करेंगे 5,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक शिक्षकों के। जो रिटायर भी होते जा रहे हैं शिक्षक, उनकी जगह पर भी भर्ती उत्तराखंड में नहीं की जा रही है। ये अजब गजब तमाशा, एक सर्कस सा यहाँ लगा हुआ है कि क्यों शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं हो रही हैं। 2017 में साथियों 70,000 परीक्षार्थी DLED के लिए बैठे, 519 लोग सफल हुए। 2 साल का रेगुलर उन्होंने प्रशिक्षण लिया जो कि दिसंबर में पूरा भी हो गया, लेकिन आज तक उनको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब प्राइमरी में मैंने जैसा कि आपको बताया कि 5,000 रिक्त पद हैं, उसके बाद भी शिक्षकों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, ये समझ से परे है। इसका कारण या मंशा के पीछे तो त्रिवेंद्र रावत जी ही बता सकते हैं क्या रीज़न है। 2016 से प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नहीं हुई है। कारण महकमे के लोग बता सकते हैं। 2016 से ही साथियों उत्तराखंड की PCS परीक्षाएं नहीं हुई हैं।
मैं आपको बताना चाहती हूँ 2016 के आखिर में हम चुनाव में चले गए थे। 2017 में यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार शुरुआत में ही मार्च के महीने में काबिज हो गई थी। 2016 से आज तक उत्तराखंड की पीसीएस परीक्षाएं नहीं हुई। कारण बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत से आंकड़े मेरे पास हैं। अब आज मुझे आप बताइए साथियों, बेरोजगारी और स्वरोजगार को क्या एक माना जा सकता है? स्वरोजगार आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं, आप अपने विजन से कर रहे हैं, आप अपनी जुगत से कर रहे हैं। स्वरोजगार हम शुरू कर रहे हैं। सरकार का उसमें कोई ना विजन है ना कोई मदद है। सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रही है? ये सिंगल विंडो सिस्टम तो एक मिथक है साथियों। कहाँ एग्जिस्ट करता है? आपको लगता है सिंगल विंडो सिस्टम इस प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? कल के अखबार में, मैं एक बहुचर्चित अखबार में पढ़ रही थी, 3 महीने से चप्पलें घिस गई एक युवा के और उसको लोन नहीं मिल पाया। मजे की बात साथियों, 470 प्रवासी भाई हमारे टिहरी जिले में आवेदन करते हैं लोन के लिए। जिस लोन के कसीदे पढ़े जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लोन के लिए 470 लोग आवेदन करते हैं टिहरी जिले में और एक को लोन मिलता है, मात्र एक को लोन मिल पाता है। इतने भारी नियम कायदे कानून। आप कह रहे हैं कि हम लोन देंगे, स्वरोजगार शुरू करिए। कर लेंगे भाई, स्वरोजगार भी शुरू कर लेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो सिकुड़ के आपने 5% कर देनी है। जिस तरह से आप निजीकरण के चक्कर में फंसे हुए हैं और ताबड़तोड़ निजीकरण कर रहे हैं, ताबड़तोड़ पीएसयूज को बेचने का आप काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने इतने सालों में जोड़ा, जिन संसाधनों को देश के लिए, उनको एक एक करके आप नीलाम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि निजी क्षेत्र के अलावा नौकरियों में का स्कोप और कहीं नहीं है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ साथियों कि बेरोजगारी और स्वरोजगार क्या एक ही चीज है? क्या सरकार जो भर्तियां नहीं कर रही है, दर्जनों ऐसे विभाग हैं उत्तराखंड के अंदर, मैं वो भी आंकड़ा आपको दूंगी अभी, दर्जनों ऐसे विभाग हैं जहां हजारों रिक्त पद पड़े हुए हैं। क्यों उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं? अगर बानगी के तौर पर आपको बताऊं तो कृषि विभाग अकेले में 280 पद रिक्त हैं। वो क्यों नहीं भरे जा रहे? और कृषि विभाग की ही बात क्यों करें? पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई, परिवहन, ऐसे कई विभाग हैं जिसमें भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। अध्याचन लंबित पड़े हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा ही नहीं करा रहा है। आखिर ये पूरा 57 का जो प्रचंड बहुमत की जो सरकार है, वो व्यस्त किस चीज में है? अगर वो हमारे प्रदेश के युवाओं की पीड़ा को नहीं समझ सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इन मंत्रियों का करें क्या? इन 57 विधायकों का करें क्या? मैं बताना चाहती हूं साथियों कि अब वापस लौटने लगे हैं प्रवासी भाई हमारे। 4 लाख के करीब आए थे। बहुत हम खुश हुए थे, हमने स्वागत किया। हमने कहा चलो हमारे बियाबान पड़े हुए जो हमारे गांव हैं, जो सीमावर्ती हमारे गांव हैं, वो फिर आबाद हो जाएंगे, फिर हमारे उत्तराखंड में रौनक लौट आएगी। लेकिन सरकार के उदासीन रवैया के चलते हमारे भाई बंधु लौटने लगे हैं वापस, उत्तराखंड को छोड़ छोड़ कर जाने लगे हैं। क्योंकि सरकारें हमारे भटकते युवा को ये विश्वास नहीं दिला पाई कि सरकार की योजनाओं में कुछ ठोस नीति है। सरकार का काम ये होता है कि वो विश्वास दिला सके अपने नागरिक के अंदर कि हम जो योजना लेकर आए हैं उससे आपका भविष्य सुरक्षित है, उससे आपका भविष्य सुनहरा है, हम आपका भविष्य बनाएंगे। ये विश्वास सरकार को दिलाना था उन प्रवासी बंधुओं को, वो नहीं दिला पाई। प्रवासी बंधु उलझ कर रह गए। कोई भी स्वरोजगार साथियों आप शुरू करेंगे तो 3 से 4 महीना मिनिमम आपको वो फल देने में लगाएगा। वो 3 से 4 महीना आपको यहाँ रोकने के लिए क्या किया सरकार ने? हम कहते रह गए कि आपको जेब खर्च देना पड़ेगा। अभी भी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है कि आपको 12 महीने तक 6,000 रुपया प्रति माह बेरोजगार युवा की जेब में डालना पड़ेगा, उसके अकाउंट में डालना पड़ेगा। न्याय योजना के तहत यह हमारी मांग है, पहली मांग है। मैं आपके सामने अब कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ उत्तराखंड के राज्य के साथियों, बहुत ज़रूरी हैं ये आंकड़े।
आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है साथियों, उसमें सेवा योजन कार्यालय में 7,69,077 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें से अकेले 86,721 2019-20 में पंजीकृत हुए हैं। हालांकि सरकार ने बहुत दावे किए कि 1 लाख जो युवा हैं उनको हम कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे, और ये लक्ष्य रखा गया 1 लाख युवाओं को, लेकिन धरातल पर वो कौशल विकास कहीं देखने को नहीं मिला। पलायन और बेरोजगारी आज सुरसा का रूप ले चुकी है साथियों, आप सब इससे वाकिफ हैं। देश में कोरोना के चलते 12 करोड़ नौकरियां हमारे युवा गंवा चुके हैं। पहले से जो बेरोजगार थे उस कतार में अब 12 करोड़ युवा और जुड़ गए हैं। 26 से 35 वर्ष की आयु के युवा 50% युवा उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं। इनमें से 42% हैं जो रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके, 15% हैं जो बेहतर शिक्षा के लिए पलायन कर चुके हैं, 9% हैं जो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से पलायन कर चुके हैं। केंद्रीय श्रम बल सर्वेक्षण में प्रदेश की बेरोजगारी दर मार्च 2019, साथियों नोट करिएगा, कोरोना नहीं आया था मार्च 2019 में, मार्च 2019 में 14% आंकी गई, जो कि 2017 जब हमने सरकार भाजपा को सौंपी 2017 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। और आज अगर ये सर्वेक्षण हो जाए कोरोना काल के बाद तो स्थितियां और बदतर, कहीं ज्यादा बदतर निकलेंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं 2003-04 की तुलना में, ये केंद्रीय श्रम बल सर्वेक्षण कहता है कि 2003 और 2004 की तुलना में आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी 7 गुना बढ़ गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है साथियों, वो भी आपको बताते चलूं। यहां जम्मू कश्मीर के एक युवा की नौकरी लगा दी जाती है साथियों पीआरडी में। पिछले दिनों बड़ा हल्ला हुआ। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले जो डाक वितरकों की नियुक्ति हुई है 99% बिहार और झारखंड के युवा हैं। ऐसे में उत्तराखंड का युवा कहां जाए? वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और ऐसे ही हमारे एक युवा साथी ने, छोटे भाई ने, चमोली जिले के नंदप्रयाग मंदरोली के रहने वाले संदीप फरसवाण ने आत्महत्या कर ली। साथियों मेरा आप सबसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी आप युवा हैं, जवान हैं, जोश है, जुनून है, खून गर्म है, लेकिन होश मत खोइए। आपको चाहने वाले परिजन होते हैं, ऐसे में इस तरह का अतिरेक में आकर आत्महत्या जैसा निर्णय कभी कभी मत लीजिए। लड़िए, इंसान कहते ही उसको हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़े, परिस्थितियों से लड़े और फिर अपना मुकाम पाए। आत्महत्या कोई समस्या का समाधान नहीं है। संदीप फरसवाण हम सबको छोड़कर चले गए निराश और हताश होकर। मैं मानती हूँ मानसिक अवसाद चारों तरफ है, इस बात को मानती हूँ। जिस प्रताड़ना को आप झेल रहे हैं उसको भी समझ सकते हो, आपकी जो अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसको भी समझ सकते हो, लेकिन फिर भी जान है तो जहान। जिन माँ बाप ने आपको इतनी मशक्कतों से पाला है उनको पीठ मत दिखा के जाइए, से लड़िए। अब साथियों हो क्या रहा है कि, माफी चाहती हूँ, हो क्या रहा है कि नौकरी में जोड़ लिया गया है। आप मुझे बताइए, एक इंजीनियरिंग करा हुआ लड़का, एक पॉलिटेक्निक करा हुआ लड़का, एक पढ़ा लिखा लड़का, एक बीएड या बीटीसी या डीएलएड करा हुआ लड़का क्या दिहाड़ी से संतुष्ट होगा? मनरेगा की दिहाड़ी से, मजदूरी से संतुष्ट हो पाएगा? मखौल उड़ा रहे हैं आप बेरोजगारों का
ये कहकर कि हम मनरेगा के तहत आपको रोजगार दे रहे हैं। आप दीजिए, मनरेगा तो हमारी ही योजना है, लेकिन उन जो स्किल्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए आपको कोई विजन या कोई रोड मैप रखना होगा, कोई ब्लूप्रिंट बनाना होगा, कोई नीति बनानी होगी। हमने बार बार मांग करी, आप विशेषज्ञों का एक एक्सपर्ट पैनल तैयार करिए। केवल अपने अफसरों के फीडबैक पर मत सीमित रहिए। आपकी अफसरशाही आपको जो भी ABCD पढ़ाती है, आप वो लागू कर देते हैं, उसका ना प्रैक्टिकलिटी देखते हैं ना टेक्निकलिटी देखते हैं, उसको ऑन ग्राउंड पर क्या दिक्कतें आएंगी क्या नहीं आएंगी उस योजना को लागू करने में, ये कुछ नहीं आप सोचते। सीधे आप अफसरों के साथ बैठते हैं, और क्योंकि आपका कोई विजन नहीं है, इसलिए अफसर आपको पपेट की तरह चला रहा है, एक कठपुतली की तरह आपको नचा रहा है। क्यों नहीं आप एक एक्सपर्ट पैनल बना सकते हैं जो रोजगार के विषय में अच्छी जानकारी रखता हो, जो ऐसे क्राइसिस के टाइम पर आपकी मदद कर सके, आपको कोई विजन दे सके। हमारी जो मांगे हैं साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया, कांग्रेस पार्टी की ये मुहिम आज शुरू हुई है, रोजगार दो। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है, और ये एक मुहिम, एक नारा ना बनकर रह जाए साथियों। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हमें सड़कों पर उतरकर भी ये लड़ाई लड़नी होगी। अभी तो हम सोशल मीडिया पर ये लड़ाई जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग के लिए भी तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक जाने के लिए हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हमको कभी सुशांत सिंह राजपूत के चक्कर में, कभी हमको कंगना रनौत के चक्कर में भटकाया जाए। भटकाने में खेल है, इस सियासत के खेल को समझिए। आपके मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोजमर्रा जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, वो अन्नदाताओं का मुद्दा हो, वो व्यापारियों का मुद्दा हो, वो आपका मुद्दा हो, वो महिलाओं के शोषण का मुद्दा हो, वो सब दबा देना चाहते हैं। वो चीन सीमा विवाद को दबा देना चाहते हैं, वो मुद्दों को सतह पर आने ही नहीं देना चाहते। इसीलिए वो इस तरह के ग्लैमर डॉल्स का प्रयोग कर रहे हैं। इस सारे खेल को समझना होगा साथियों। कांग्रेस पार्टी की जो मांग है वो है, न्याय योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 12 महीने तक 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। PSU यानी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और नौकरियों में कटौतियां करना केंद्र सरकार, राज्य सरकार बंद करें। जो केंद्र सरकार के 10 लाख से ज़्यादा खाली पड़े हुए पद हैं उनको भराए, और अपनी नीतियों में बदलाव लाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और लघु और मध्यम उद्यमियों को बढ़ावा दें, उनको प्रमोट करें। उनसे पूछें कि उनको क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है पूछा जाना कि आखिर ग्राउंड जीरो पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कतें क्या आ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया साथियों, ये सब थोती नजर आ रही हैं। कल के ही समाचार पत्र में था कि स्वरोजगार योजना जो है वो उसका केवल 15 लोग भी लाभार्थी नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री के सलाहकार भटके डुबके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की कॉपी करते हुए, उनकी नकल करते हुए, वो भटके डुबके की दुकान पर भटके डुबके की रेसिपी लोगों के संग साझा करेंगे, तो इससे प्रदेश की आर्थिकी संभलने वाली नहीं है, प्रदेश की बेरोजगारी ठीक होने वाली नहीं है। आप सरकार में हैं, आपको कुछ ठोस सोचना होगा, कुछ ठोस लाना होगा। लोकल फॉर वोकल की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 डेस्टिनेशंस की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हैं कहाँ वो डेस्टिनेशंस, है कहाँ वो पर्यटन, है कहाँ वो रोजगार। मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही पर्यटन के ऊपर जो कुठाराघात किया, शुरुआत में ही बोल दिया कि उत्तराखंड में तो आने वाले समय में इतने कोरोना मरीज होने वाले हैं। अरे अगर आपको पता था इतने कोरोना मरीज होने वाले हैं तो क्या तैयारी की थी आपने? तैयारियां तो आपकी जीरो हैं, नील बटा सन्नाटा है। चलिए आज रोजगार पर सीमित रहेंगे साथियों। मैं अपने युवा साथियों से एक बार पुनः कहना चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मोदी, योगी या त्रिवेंद्र उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। वो संवेदनशीलता जो चाहिए उस चीज़ को महसूस करने के लिए, उस कष्ट को, उस पीड़ा को, उस दुख को, हम अपने बच्चे से पूछें आंखों में आंखें डालकर कि बेटा कुछ आमदनी हुई